स्टूडेंट, आज हम नागरिक शास्त्र देखेंगे। और बहुत स्टूडेंट कह रहे थे, कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि आप बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रही हो। तो मैं वाकई में वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। वीडियो इसलिए भी अपलोड नहीं हो पाती क्योंकि थोड़ा सा उसमें एडिट करनी पड़ती हैं कुछ चीज़ें, और इसलिए भी तो उसमें टाइम लग जाता है, तो इसीलिए नहीं कर पा रही थी। कोशिश करूँगी कि वीडियो भी अपलोड कर दूँ। और दूसरा एक चीज़ मेरे को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी ऑनलाइन क्लास में, तो क्या होता था कि स्टूडेंट कहते थे कि आप किससे बात करने लग जाती हो, और बीच में और मतलब उनका जो टाइम होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं लाइव भी नहीं जा रही थी, तो बस क्लास ही चल रही थी। लेकिन आज से कोशिश करेंगे कि हमारे दोनों काम हों। इसलिए जब मैं लाइव करूँगी या जब मैं अपनी यूट्यूब वाली उस पर करूँगी तो मैं अपना वो क्लास का वो म्यूट कर दूँगी, जिससे उनको डिस्टरबेंस ना हो। चलिए ये सब छोड़िए, हम आज से शुरू करते हैं। चलिए आज हम नागरिक शास्त्र देखेंगे। वैसे मैंने कराया हुआ है, और फिर भी थोड़ा सा हम देखेंगे क्योंकि ये हमने बस क्वेश्चन आंसर देखे थे, इसमें कुछ समझाया नहीं था। जो ज़रूरी चीज़ें थी वही समझाई थी। तो नागरिक शास्त्र के बारे में देखेंगे। देखिए, कुछ कॉमन चीज़ें हैं, वो सबको पता होंगी, और नहीं पता होती तो पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नागरिक शास्त्र में वैसे भी हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें भी ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, और इतनी हमारी नॉलेज होनी चाहिए। तो हम पहले जो अपनी जीके है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करेंगे, थोड़ा सा हम उसके बारे में देखेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो जनरली भी कोई आपसे पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि है नगर पालिका में कौन होता है, तो वो पार्षद और एवं प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं वो नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं। और जो राज्य सरकार होती है वो किस स्तर की होती है, तो वो प्रदेश स्तर की होती है। कार्यपालिका के भाग, कार्यपालिका के अंग कौन कौन से होते हैं, तो कार्यपालिका के अंग होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। और राज्यसभा के अंग कौन से होते हैं, तो वो होते हैं विधानसभा, विधान परिषद। तो ये सब चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। विधानसभा के सदस्य कौन चुनता है, तो विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है। और कितने होने चाहिए इसके जो मेंबर होते हैं विधानसभा के, वो कितने होने चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 और कम से कम 60 होने चाहिए। ठीक है। ऐसे ही इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होना चाहिए, तो वो 5 वर्ष। और जो विधानसभा के अध्यक्ष को हम किस नाम से जानते, तो हम उसको स्पीकर भी बोलते हैं। और आप लोग को तो पता ही होगा, जिसके जो भाषण जो देता है, जिसके भाषण से ही विधानसभा की जो बैठक होती है वो आरंभ होती है। ठीक है। विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उनकी एज कितनी होनी चाहिए, तो वो 25 वर्ष से कम नहीं, कम 25 कम से कम होनी चाहिए। विधानसभा कम से कम उसमें जो है 40 मेंबर होते हैं, 40 सदस्य होते हैं। और जो विधानमंडल के जो सदन होते हैं वो विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल का जो उच्च सदन है, ये सब होते हैं। कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। ऐसी ही बहुत सारी आपको नॉलेज होनी चाहिए जो ज़रूरी होती है सबके लिए। चलिए अब
ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बीच बीच में जो आता चला जाएगा उसे हम करते चले जाएंगे। जो भी पहले हम इसे देख लेते हैं ना, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम शुरू करेंगे। चलिए थोड़ा थोड़ा देखेंगे डेली, तब हो पाएगा। और वैसे तो ये है कि मैं आपको ज़रूरी चीज़ें बता दूंगी, तो उससे क्या है ना, कुछ लोग तो समझ जाएंगे और कुछ नहीं समझेंगे। तो उनके लिए ये है, मुझे पूरा ही अच्छे से पहले पढ़ाना पड़ेगा और फिर समझाना पड़ेगा, है ना। तो हम ये पूरा चैप्टर देखेंगे, पूरा टॉपिक देखेंगे, चैप्टर नहीं पूरा टॉपिक देखेंगे इसे, कि नागरिक शास्त्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, चलिए। राष्ट्र के रूप में भारत के विकास की कहानी अत्यधिक रोचक है। राष्ट्र के रूप में भारत की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विविधता में एकता है। यहाँ समझ आ गई होगी आपको कि क्या कहा जा रहा है, कि जो राष्ट्र के रूप में भारत के विकास की कहानी है वो बहुत रोचक है, और जो राष्ट्र के रूप में भारत की सबसे बड़ी जो विशेषता है, जो हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी विशेषता है, वो विविधता में एकता है। वो कैसे? देखिए, यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग उनकी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, फिर भी सब एक दिखते हैं, है ना। तो वो आगे अभी आएगा तो फिर हम देखते हैं उसे। भारत विविध एवं मिश्रित सभ्यता संस्कृति का देश रहा है। यहाँ विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय एवं क्षेत्र के लोग निवास करते हैं। इन सबका भारत के राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्र के रूप में भारत को समय समय पर अनेक समस्याओं से जूझना पड़ा है। भारत को विदेशियों से हमेशा प्रभावित करने का प्रयास किया, विदेशियों ने। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ अलग अलग सभ्यता संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग भाषा है, क्षेत्र के हिसाब से भाषा चेंज हो जाती है। तो वही चीज़ संप्रदाय हैं, है ना। तो इन सब का भारत के राष्ट्रीय जीवन में बहुत योगदान रहा है। ठीक है, और इसी वजह से भारत को समय समय पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। भारत को विदेशियों ने हमेशा प्रभावित किया है, जैसे कि यहाँ का जो कल्चर है और जो यहाँ की समृद्धि है ना, तो उससे जो विदेशी जो आते थे वो हमेशा प्रभावित होते थे। आपने सुना होगा कि कभी भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो यहाँ की जो चीज़ें थी, यहाँ जो आपने देखे कि कहीं सोने के मंदिर, जैसे यहाँ पे पहले एक सिंहासन था, मैं उसका नाम भूल रही हूँ। तो यहाँ की जो चीज़ें हैं जो कि और कहीं नहीं है उस तरह से बनी हुई, तो उस यहाँ की कला है, जो संस्कृति है, जो संपन्नता है, उससे बाहर के लोग बहुत प्रभावित होते थे। तो उसकी वजह से भारत को बहुत ज़्यादा ही परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप भारत गुलाम हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत गुलामी की जंजीर से मुक्त हुआ। ये तो सब जानते ही हैं। स्वतंत्र भारत के सामने भी अनेक समस्याएं आती रहीं। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा भारतवासियों को, और क्योंकि अंग्रेजों की जो नीति थी कि फूट डाल दो और शासन करो, तो वो उसकी वजह से यहाँ किसी ने मतलब ये एक दूसरे का साथ नहीं दिया, सब अपने बारे में ही सोचते थे। इस नीति का परिणाम आज तक भारत को भुगतना पड़ रहा है। जो ये नीति अंग्रेजों ने चलाई, तो उसका परिणाम आज तक भारत भुगत रहा है। स्वतंत्र भारत के सामने राष्ट्रीय एकता की गंभीर समस्या उपस्थित हो गई, जिसका प्रभाव आज भी बना हुआ है। आज इस भावना के विकास की अत्यधिक आवश्यकता है कि हम समझें कि हम सभी भारतवासी हैं तथा भारत हमारा राष्ट्र है।
तो ये समझ आ गया होगा, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं था, ये केवल परिचय है। अब आगे हम देखते हैं, आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, विविधता के कारण। विविधता के कारण क्या हैं, तो ये हम देखेंगे कि यहाँ पर इतनी विविधता क्यों है। भारत में भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, ये तो मैंने आपको बताया ही था कि भारत में बहुत तरह के धर्मों के लोग रहते हैं, जिनकी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, रहन सहन सब अलग अलग है ना। विभिन्न राज्यों के निवासियों की भाषाएं अलग अलग हैं। इन विविधताओं में एकता की अत्यंत आवश्यकता है। इसके लिए राष्ट्रीय भावना का विकास जरूरी है। भारत में विविधता के कई कारण हैं। यहाँ कई सभ्यताओं का विकास हुआ है, अनेक संस्कृतियां विकसित हुई। हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, सिख आदि कई धर्म पनपे। अंग्रेजों के शासनकाल में ईसाई भी यहाँ आए। भारत में अनेक भाषाओं के लोग रहते हैं। देखिए यहाँ पर जो कई सभ्यताओं का विकास हुआ, बहुत सारी सभ्यताओं का विकास हुआ और बहुत सारी संस्कृतियों का विकास हुआ। हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, सिख आदि सारे धर्म पनपे यहाँ पर। अंग्रेजों के शासनकाल में ईसाई भी आए। तो भारत में अनेक भाषाओं के लोग रहते हैं, है ना। ये समझ आ गया होगा तक कि विविधता के क्या कारण हैं। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और। भाषा के आधार पर कई राज्य बने, कई संप्रदायों का विकास हुआ, लोग जातियों में बंट गए, अतः जातीयता का भी विकास हुआ। विविधता अच्छी चीज है, परंतु यह राष्ट्र के लिए घातक भी है। धर्म, राज्य, भाषा और जाति के नाम पर आपस में उलझना देश को कमजोर बनाना है। देखिए पहले क्या था कि भारत में जो लोग थे वो मतलब एक ही सी सोच के थे, बस 4 वर्गों में बटा हुआ था। भारत के जो लोग थे वो 4 वर्गों में बटा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, ये 4 भागों में बटा हुआ था। कोई टेंशन नहीं थी, सबके अपने अपने काम बटे हुए थे। किसी को ये नहीं था कि हमें ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है या हमें नहीं दिया जा रहा, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि जो काम जिसका है वो उसी को करना है। और इस चीज़ से सब सेटिस्फाइड थे कि हमारा ये काम है, हमें यही करना है। तो कोई ऐसी लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं थी। लेकिन बाद में जब भारत में बाहर से लोग आए और तरह तरह की भाषाओं वाले और तरह तरह के संप्रदायों वाले, जातियों वाले लोग आके यहाँ पर बस गए, तो उनकी वजह से क्या हुआ, भाषा के आधार पर कई राज्य बन गए। ठीक है, अब वही चीज़ है ना कि हमें दूसरे की भाषा नहीं समझ आ रही, तो हम या दूसरे के रीति रिवाज नहीं समझ आ रहे, तो हम उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिनकी हमारी आपस का सामंजस्य बने, हमें आपस में एक दूसरे की चीज़ें समझ आए, है ना। तो उसी के आधार पर, भाषा के आधार पर कई राज्य बन गए, सबने अपने अपने राज्य बना लिए। कई संप्रदायों का विकास हुआ। भाई जब अलग अलग संप्रदाय आए हैं और उन्होंने अपना एक गुट बना लिया है, तो उनका संप्रदायों का भी विकास हुआ। और तरह तरह की जातियों के लोग आए तो लोग जातियों में बट गए। अब जातीयता का भी विकास हुआ। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य बने तो संप्रदायों का विकास हुआ और जातियों में लोग बट गए और जाति का भी विकास हुआ। ठीक है, अभी तक क्या था, जाति का कोई नाम नहीं था, केवल ये था कि 4 वर्ग हैं। लेकिन अब क्या हुआ, संप्रदाय बन गए और जाति के आधार पर समाज बट गया। ठीक है, विविधता अच्छी चीज है, ठीक है, लेकिन कभी कभी ये घातक भी होती है, इसके नुकसान भी होते हैं। ठीक है, धर्म, राज्य, भाषा और जाति के नाम पर आपस में उलझना देश को कमजोर बनाना है। अब क्या हुआ, जब अलग अलग संप्रदाय बन गए, जाति बन गए, तो हर इंसान अपने ही संप्रदाय को
बढ़ावा देने लगा, है ना, जाति को बढ़ावा देने लगा। तो उसकी वजह से इसका जो दुष्परिणाम हुआ वो क्या हुआ, भारत को भुगतना पड़ा। तो ये हमारा यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ है विविधता के कारण। तो आगे हम देखेंगे विविधता का राष्ट्रीय जीवन में योगदान। अभी इतना ही, आप इसे समझ लीजिए, और जो स्टार्टिंग में मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर बताए थे वो देख लीजिए। और जो लोग नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।